Hello students, so let us proceed with this chapter current electricity. We are doing a revision booster course for physics of class 10th. चलते 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 अब हम पहुंचे हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस चैप्टर में। पूरा चैप्टर का रिवीजन अभी कंप्लीट नहीं किया है, हालांकि हमने मोर देन 50% ऑफ द चैप्टर का रिवीजन कर लिया है। नाउ टुडे वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ओके, इस टॉपिक से इस बार के स्पेसिफिक पेपर में भी क्वेश्चन है, पिछले बार में भी था, उसके पिछले बार में भी था, मतलब कि यहां से क्वेश्चन रहता ही है और वो फिक्स्ड पैटर्न का क्वेश्चन रहता है। तो वी विल डिस्कस इन टूडेज वीडियो दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। बहुत स्कोरिंग है, सबसे अच्छी बात तो ये है कि बहुत इंटरेस्टिंग है, स्कोरिंग है। सो द टॉपिक दैट वी विल बी स्टार्टिंग टुडे विथ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या टॉपिक है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी और वर्क डन सेम होता है, जानते हो ना? सेकेंड चैप्टर में पढ़े हो, एनर्जी का डेफिनेशन होता है एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क। वर्क का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, वी कैन यूज इट फॉर एनर्जी का फॉर्मूला ऑल्सो। इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, मतलब वर्क से ही डिनोट करते हैं। यहां पर वही डब्ल्यू का फॉर्मूला है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला। सो डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Q stands for charge and V stands for potential difference। पहली बार इस फॉर्मूला का शक्ल तो नहीं देख रहे हो, पहले भी देखे हो। याद है तो मैंने इसी सीरीज में बताया था पोटेंशियल डिफरेंस। V का फॉर्मूला क्या था? V इज इक्वल टू W अपॉन Q। Do you remember that potential difference is between 2 points is equal to the amount of work done in carrying a unit positive charge from one point to the another? So that is where you had first seen this formula। अरे इसी फॉर्मूला को हम अगर W को सब्जेक्ट बना दें तो W इज वी क्यू नहीं आ जाएगा? आएगा ना? वही तो है, वही तो है। सेकेंड फॉर्मूला को देखो, W इज इक्वल टू वी क्यू में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हमें क्या मिला? W इज इक्वल टू वी आई टी। कहाँ से आ गया सर? अरे भाई साहब, Q इज इक्वल टू आई टी होता है कि नहीं होता है? पढ़े हो ना, Q इज इक्वल टू आई टी। तो इसी Q के जगह आई टी पुट कर दो, V जहां था वहां वहीं पे है, तो फॉर्मूला में वी आई टी आ जाएगा, है ना? W इक्वल्स टू वी क्यू, ये तो है पहला फॉर्मूला है, तो फर्स्ट फॉर्मूला। अब क्या करो, इस V के जगह V रखो, Q के जगह आई टी रख दो, आ गया ना W इक्वल्स टू वी आई टी। तो इस फॉर्मूला को अच्छे से रट लो, यू हैव टू मग दिस अप। फर्स्ट फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्यू वी, सेकेंड W इज इक्वल टू वी आई टी। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ है, क्यू वी भी है, वी आई टी भी है। नाउ V के जगह पर हम आई आर पुट कर सकते हैं। किसने बताया? ओम्स लॉ ने बताया, V इज इक्वल टू आई आर। तो in this VIT, if I put IR in place of V and then remaining IT is there as it is, तो क्या हो जाएगा? I इंटू आई स्क्वायर आर टी। तो हमारा W का एक और फॉर्मूला हो गया, आई स्क्वायर आर टी आ गया। अब हम I को सब्स्टिट्यूट करेंगे, आई को हटाएंगे, तो देखो W इज इक्वल टू वी आई टी। इस फॉर्मूला में अब हम आई को हटाएंगे, आई के जगह हम क्या लिख सकते हैं? V अपॉन आर, ओम्स लॉ से लिख सकते हैं आई इज V अपॉन आर। तो इन प्लेस ऑफ आई विल राइट V अपॉन आर। तो V तो ऑलरेडी एक है, इस आई के जगह V अपॉन आर और एक T है, तो क्या आ गया? V स्क्वायर T अपॉन आर। वही यहाँ दिख रहा है, V स्क्वायर T अपॉन आर। बेसिकली तुम्हें इन फॉर्मूलाज का डेरिवेशन करके एग्जाम में तो नहीं करोगे, टाइम सेव करना है, तुम्हें रटना पड़ेगा। अच्छे से रट लो, क्या रटना है? W इक्वल्स टू वी क्यू, W इक्वल्स टू वी आई टी, W इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, W इक्वल्स टू वी स्क्वायर टी अपॉन आर। एकदम पोएम के जैसा रट लो, राइम के जैसा रट लो, तब मजा आएगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा। इलेक्ट्रिकल पावर इज द नेक्स्ट टॉपिक। इसका फॉर्मूला क्या है? वर्क का जो फॉर्मूला था उसको टाइम से डिवाइड कर दो, पावर मिल जाएगा। बिकॉज वर्क डन इज पावर, आई मीन पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। जानते हो ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। सबको पता है, तुमको भी पता होगा, पढ़ाई तो करते ही हो थोड़ा बहुत। तो P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो W का अभी फॉर्मूला हमने थ्री फॉर्मूलाज पढ़ा, वन इज दिस वी आई टी, वन इज आई स्क्वायर आर टी, वन इज वी स्क्वायर टी अपॉन आर। तो टी 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 अगर डिनोमिनेटर में रखें तो पावर मिलेगा, और टी टी ये कट के तो P इक्वल्स टू वी आई हो जाएगा, यहाँ का T कट जाएगा तो आई स्क्वायर आर बचेगा, ये T T कट जाएगा तो ओनली यू विल बी लेफ्ट विद वी स्क्वायर अपॉन आर। तो बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, कुछ इसमें ज्यादा है नहीं। सिर्फ टी यहां से कट गया तो यू आर लेफ्ट विथ पी इक्वल्स टू वी आई, जिसे हम बोल सकते हैं पी इक्वल्स टू वी स्क्वायर आर या फिर आई स्क्वायर आर। तो वो टी, तो जहां भी टी था वो टी डिलीट हो गया, कट गया। तो यू हैव टू ऑल्सो मग दिस दीज फॉर्मूलाज वेरी वेरी सिंसियरली।
Okay, next very important thing is commercial unit of electrical energy. A very very frequently asked question. There are two types of commercial units. There are two commercial units of electrical energy. देखो SI यूनिट नहीं बोल रहा, अगर SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलेगा तो तुम जूल बोलोगे। कोई भी एनर्जी हो उसका SI यूनिट जूल ही होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, पोटेंशियल हो, काइनेटिक हो, साउंड एनर्जी हो, हीट एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, SI यूनिट ऑफ एनर्जी मींस जूल। लेकिन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस यूनिट में बेचा जाता है, एंड दैट इज किलोवाट आवर। दिस इज मोर कॉमन कमर्शियल यूनिट। हालांकि वॉट आवर भी होता है, लेकिन अगर तुम्हें एक ही आंसर देना हो कि नेम वन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, नेम वन कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तुम क्या आंसर लिखोगे? तुम लिखोगे किलो वॉट आवर। नेम टू कमर्शियल यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो लिखोगे किलोवाट आवर, फिर वॉट आवर भी लिखोगे। वॉट आवर को ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि इंडिया में ज्यादा किलोवाट आवर के टर्म्स में ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेचा जाता है, तो किलोवाट आवर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किलोवाट आवर वॉट आवर का डेफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार देख लेते हैं। बहुत सिंपल है। देखो, ये पहले तो बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वॉट आवर किसका यूनिट है, कई बार पूछ देता है। वॉट आवर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। क्लियरली जान रहे हो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट होता है। और वॉट देखकर ये मत समझना कि पावर का यूनिट है, अरे ये वॉट आवर है, यानी वॉट तो पावर का यूनिट होता है और आवर होता है टाइम का यूनिट। तो बेसिकली वॉट आवर क्या है? पावर इंटू टाइम है। पावर इंटू टाइम वर्क डन होता है कि नहीं होता है? कहाँ से होता है सर? अरे भाई, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम, अभी अभी बताया था, पावर इज रेट ऑफ डूइंग वर्क। तो वर्क डन इज पावर इनटू टाइम ही ना होगा सर जी। वर्क डन इज पावर इनटू टाइम, यही तो मैंने यहाँ बोल दिया, तो क्या अपराध कर दिया? वर्क डन इज पावर इनटू टाइम, इजंट इट? तो यहाँ पर जो पावर इनटू टाइम दिखेगा, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल वर्क। तो वॉट आवर इज पावर इनटू टाइम, दैट मीन्स इट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एकदम बिना डाउट का। कोई अगर तुमसे पूछे व्हाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, एकदम चिल्लाकर सीना ठोक कर बोलना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप देखो, इसी के नाम में ही इसका डेफिनेशन छिपा हुआ है। वन वॉट आवर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 वॉट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। वॉट आवर, तो 1 वॉट पावर कंज्यूम कर रहे हैं 1 आवर में। अगर ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है तो हम बोलेंगे कि वो 1 वॉट आवर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। सिंपल सी बात है। सेकेंड डेफिनेशन किलोवाट आवर का भी बिल्कुल सिमिलर है। 1 किलोवाट आवर kWh इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ऑफ पावर 1 किलोवाट व्हेन इट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। कुछ है? कुछ नहीं, एकदम हलवा पूरी है। ओके, नाउ द रिलेशनशिप समटाइम्स दे आस्क 1 वॉट आवर इज हाउ मेनी जूल्स। कुछ नहीं है, ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो। 1 वॉट आवर को पहले लिखो, उसको ब्रेक करो, 1 वॉट इंटू 1 आवर, है ना। 1 वॉट आवर मीन्स व्हाट? 1 वॉट इंटू 1 आवर। तो 1 वॉट को लिख सकते हैं, 1 वॉट ही लिखेंगे। और 1 आवर को हम टाइम के यूनिट्स ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे, तो 60 × 60 सेकेंड्स। वॉट तो पावर का यूनिट है ही, ऐसा यूनिट, तो वॉट को वॉट रखेंगे, लेकिन आवर को सेकंड में करेंगे, क्योंकि टाइम का ऐसा यूनिट आवर नहीं होता, सेकंड होता है। तो 3600 जूल्स आ गया। 60 × 60 कुछ नहीं है, एकदम हलवा है जी। 1 किलोवाट आवर इज 1 किलोवाट इंटू 1 आवर। किलोवाट मीन्स 1000 वॉट। क्या किया? ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया, किलोवाट को वॉट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब 1000 वॉट। 1 आवर को भी 60 × 60, मतलब 1000 × 60 × 60 क्या आ जाएगा? 3.6 × 10⁻⁶ जूल्स आ गया। सो this you have to remember that 1 kilowatt hour is 3.6 into 10⁻⁶ joules. 1 watt hour is equal to 3600 joules. मजा आ रहा है? इजी है, कुछ नहीं है। नाउ दिस इज आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस बार स्पेसिमेन पेपर में भी पूछा है। इस पर बेस्ड जो बहुत ज्यादा पूछता है क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को लिखो, फिर मैं इसको समझाता हूँ कि क्या यहाँ पे है, क्या चीज बोला गया है कि फ्रॉम दिस रेटिंग वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज। वो हम अभी मैं बताता हूँ। मान लो एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत कॉमन। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? व्हाट डू यू, लिखो, बहुत ज्यादा पूछता है। अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट। क्या है स्टेटमेंट भैया? पेश किया जाए। स्टेटमेंट है एन इलेक्ट्रिकल बल्ब, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, बहुत बार पूछता है ये क्वेश्चन इस टाइप का, इज रेटेड एज 100 वॉट 220 वोल्ट। तो बोल रहा है कि इससे आपको क्या समझ में आता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस स्टेटमेंट? सब मीनिंग क्लियर है कि क्या मीनिंग है इस स्टेटमेंट का। इस स्टेटमेंट का यही मीनिंग है कि इस इलेक्ट्रिक बल्ब को जब मैं
220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट करता हूं, तो ये बल्ब 100 वॉट का पावर कंज्यूम करता है। सिंपल सी बात है। दिस मीन्स व्हाट, दैट व्हेन दिस इलेक्ट्रिक बल्ब इज लाइटेड ऑन 220 वोल्ट सप्लाई, द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय इट इज 100 वॉट। लिख सकते हो, कुछ नहीं है, इसी के सेंटेंस में इसका आंसर छिपा हुआ है। लिखेंगे दिस स्टेटमेंट, आंसर लिख लो, बोर्ड्स में पूछता है ऐसा क्वेश्चन। दिस स्टेटमेंट मीन्स, this statement means that if the bulb is lighted on a 220 volt supply, the electric power consumed by it is 100 वॉट। ओके, सिंपल। अब बोल रहा है कि इसी इंफॉर्मेशन से ये जो रेटिंग दिया हुआ, इसको रेटिंग बोलते हैं इस चीज को, ये जो 100 वॉट हाइफन 220 वोल्ट है, इसको क्या बोलते हैं, रेटिंग। 100 वॉट इज टू 2 हाइफन 220 वोल्ट, इसको बोलते हैं रेटिंग। इस रेटिंग से आपको दो और चीजें पता चलती है। वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज। हाँ, उनको यहां मत लिखना कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड में, ये सब मत लिखना कि इस स्टेटमेंट से हमें तो ये दोनों चीजें भी पता चलती है, नहीं लिखने की जरूरत है, लिखना भी नहीं है, चाहिए। सिर्फ जितना मैंने लिखा है इसका आंसर उतना लिखोगे। हाँ, आगे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, कैलकुलेट द सेफ करंट, तो हम वो निकाल सकते हैं। यही चीज यहां बोला गया है कि वी कैन कैलकुलेट द फॉलोइंग टू क्वांटिटीज फ्रॉम दिस रेटिंग। क्या दो वो चीजें हैं जो हम निकाल सकते हैं इस रेटिंग को देखकर। वी कैन कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब व्हेन इट इज ग्लोइंग। ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इसका रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ओके, जरूरी नहीं कि हमेशा बल्ब हो, यहाँ पर कोई भी अप्लायंस हो सकता है कि मिक्सी हो सकता है कि रेफ्रिजरेटर हो सकता है कि टेलीविजन हो, कुछ भी है, फैन हो। तो यहाँ पर जो भी अप्लायंस है उसका हम रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ये केस में हमारा बल्ब था, इसलिए फिलामेंट ऑफ बल्ब लिखा हुआ है। हो सकता है फैन हो, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ द फैन, रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल ऑफ द फैन, ठीक है ना। अच्छा, सेकेंड इंफॉर्मेशन क्या हम पता कर सकते हैं, द सेफ लिमिट ऑफ करंट। करंट कितना, मैक्सिमम कितना करंट फ्लो करेगा, और उससे ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा तो फिर ये उड़ जाएगा, बुड़ुम, उड़ गया, सत्यानाश। ओके, फ्यूज हो जाता है ना बल्ब। तो सेफ करंट मींस द मैक्सिमम परमिसिबल करंट दैट कैन फ्लो थ्रू दिस अप्लायंस, उसको हम निकाल सकते हैं। मतलब एक तो रेजिस्टेंस आर निकाल सकते हैं, एक निकाल सकते हैं हम आई करंट, सेफ करंट। सेफ करंट का मतलब कोई आसमान से टपका हुआ कोई नया चीज नहीं है। सेफ करंट मींस द मैक्सिमम पॉसिबल, मैक्सिमम परमिसिबल करंट विच कैन सेफली फ्लो थ्रू दिस अप्लायंस। मैक्सिमम परमिसिबल करंट, उससे ज्यादा नहीं अलाउड है, उससे ज्यादा करंट आ जाएगा, सेफ करंट से ज्यादा करंट आ जाएगा तो फिर अप्लायंस का तो काम खत्म, खराब हो जाएगा। फैन है तो कॉइल जल जाएगा, बल्ब है तो फिलामेंट मेल्ट हो जाएगा, जो भी अप्लायंस है उसका सत्यानाश हो जाएगा। ओके, सो हम आर और आई को निकाल सकते हैं। कहां से निकाल सकते हैं सर? आर का क्या फॉर्मूला है सर? आर का फॉर्मूला है, लिख लो इसको यहाँ पे लिखो। आर का फॉर्म, इसको इस सारी चीजों को लिखो। आर यू राइटिंग? यहाँ पे जैसे मैंने लिखा ना कि इस क्वेश्चन को तो लिखे, उसके बाद नीचे इस चीज को लिखना। हालांकि ये दोनों ऊपर, इसको इसको ऊपर होना चाहिए था ना, दिस थिंग। एनीवे, लीव इट, हाउ डज इट मैटर। पहले तुम इस क्वेश्चन को लिखो, फिर इस ब्लैक में लिखा हुआ चीजों को लिखो। ओके, और लिखो कि हम रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस फॉर्मूला से, वी स्क्वायर अपॉन आर से। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला आर इज इक्वल टू गलती से लिख दिया, पी इज इक्वल टू होगा ना, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर से। ये फॉर्मूला कहाँ है सर? कहाँ है वी स्क्वायर अपॉन आर? अरे भाई, अभी अभी पढ़ा है, वी स्क्वायर अपॉन आर पावर होता है। तो इससे हम आर को सब्जेक्ट बना सकते हैं, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी लिख सकते हैं। तो इसी से हम आर को कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं? आर को कैलकुलेट कर सकते हैं, वी स्क्वायर अपॉन पी। हमें वी पता है, हाँ पता है, 220 वोल्ट रेटिंग में दिया हुआ है वी। हमें पी भी पता है, 100 वॉट। तो हम वी स्क्वायर अपॉन पी करेंगे, हमें रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस पता चल जाएगा। आई कैसे निकालेंगे? आई निकालेंगे हम पी अपॉन वी करके। कहां से ये फॉर्मूला आया सर? सर जी, अभी अभी पढ़ा था, दैट पी इज इक्वल टू वी आई, पी इज इक्वल टू वी आई, पढ़ा था ना। ये फॉर्मूला याद तो कर लियो ना। अभी P इक्वल्स टू वी आई में आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो P बाई वी आएगा। यानी पावर भी दिया हुआ है रेटिंग में 100 वॉट, वी भी दिया हुआ है 220 वोल्ट, डिवाइड कर देंगे, करंट आ जाएगा, सेफ करंट आ जाएगा।
ओके, ये दोनों फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा यूज्ड होते हैं न्यूमेरिकल्स में, बहुत ज्यादा। देखो, एक नेक्स्ट टॉपिक करने के बाद हम न्यूमेरिकल्स में प्रोसीड करेंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स टेंशन मत लो, बिंदास रहो, मजे में रहो, बोर्ड सामने है तो टेंशन किस बात का, खुश रहो, स्ट्रेस फ्री रहो। थोड़ा गाना वाना सुनो, अच्छा खासा पॉजिटिव गाना, अच्छा खाना खाओ, अच्छी नींद लो, बी हैप्पी, बी स्ट्रेस फ्री। कई बार ना बच्चे मुझे ईमेल कर रहे थे, सर बहुत ज्यादा पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। अरे पैनिक अटैक्स का आएगा, क्यों डरते हो इतना एग्जाम से? मत डरो। सबसे पहली बात तो ये एग्जाम इतना भी जान लो कि ये नहीं बताएगा कि तुम कितना जानते हो, तुम कितने इंटेलिजेंट हो, तुम्हारी क्या कैपेबिलिटी है, तुम क्या लाइफ में कर सकते हो। ये एग्जाम उस चीज को मेजर कभी नहीं करता है। तो एकदम इसको उस लेवल में सीरियस मत ले लो कि जिंदगी का कोई इंतकाम है, क्या एकदम लाइफ का कोई एग्जाम है, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अपना बोर्ड का एग्जाम है, एग्जाम है, अच्छे से दो, बेस्ट अपना प्रिपेयर करो, टेंशन मत लो, एकदम बिंदास रहो, कूल रहो, कूल रहो, खुश रहो। ओके, खुश रहना, खुश रहना जरूरी है एग्जाम के समय। हमेशा टेंशन टेंशन टेंशन, वो टेंशन लेने से क्या है, एग्जाम और खराब हो जाएगा यार, हेल्थ पर असर पड़ेगा। लॉन्ग रन लाइफ में जब आगे फ्यूचर में जब जाओगे, फिर पीछे मुड़ के देखोगे तो लगेगा कि क्या बेकार में टेंशन कर रहा था। कोई टेंशन वाली चीज नहीं है, एकदम बिंदास रहो। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को देखो क्या है। तो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये क्या है ना, हीट इज ऑल्सो एनर्जी, इसलिए जो एनर्जी का फॉर्मूला वो यहाँ लगेगा। क्या है कि अभी अभी हमने एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा, ये वाला एनर्जी का फॉर्मूला कहाँ गया भाई, ये आई स्क्वायर आर टी पढ़ा ना, कि डब्ल्यू इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो इसी का यूज किया गया है एक इक्वेशन बनाने में, जिसे हम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई स्क्वायर आर टी इज डब्ल्यू, मतलब कि ये एनर्जी है, डब्ल्यू इज एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब इसे अगर माने कि पूरी तरह से वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाए, जो भी एनर्जी है वो पूरी तरह से हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर जाए, तो डब्ल्यू के जगह हम हीट एनर्जी का टर्म एच लिख सकते हैं, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी आ गया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ लिखा हुआ है कि आई स्क्वायर आर टी इज हीट, कहाँ गया, हाँ, आई स्क्वायर आर टी जूल्स, एनर्जी, एनर्जी है ना हीट, तो जूल ही में आएगा। उसे अगर कैलोरी में मुझे कन्वर्ट करना है, तो जानते हो जूल को जब हम कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 0.24 कैलोरीज, बिकॉज 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरीज। यू नो दिस इक्वेशन, इन चैप्टर 2 यू हैड स्टडीड। एंड 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स, ये भी पता होना चाहिए, राइट? दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 जूल इज इक्वल टू 0.24 कैलोरीज, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल्स। कई बार इसे 4.2 जूल्स बोल दिया जाता है राउंड ऑफ करके। चलो ठीक है, इजी है, तुम लोग तो इंटेलिजेंट बच्चे हो। इस फॉर्मूला को देख लिया, कोई नया फॉर्मूला तो है ही नहीं। ये आई स्क्वायर आर टी पहले भी देखा था, एनर्जी का यूनिट है, उसी एनर्जी को हीट से रिप्रेजेंट किया, तो आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, तो इस इक्वेशन को एक स्पेशल नाम दिया गया है, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इसको कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कई बार एग्जाम में पूछ देता है, दे आस्क, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, गिव द इक्वेशन फॉर जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इस इक्वेशन को लिखना, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है ना, एकदम फुल मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट, अब हमारा न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है। अब मजा आएगा, क्योंकि अभी तक जितना भी पढ़ा थ्योरी पढ़ा, न्यूमेरिकल आएगा तो मजा आता है। एन इलेक्ट्रिक केटल इज रेटेड एट 230 वोल्ट, 1000 वॉट। ओके, बाय द वे, इसका मीनिंग क्या है? वैसे तो पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, लेकिन अभी अभी हमने पढ़ा ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट। बताओ 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 बताओ। The meaning of the statement is that when this electric kettle is connected across a potential difference of 1000, sorry, not potential difference of 230 volt, 1000 वॉट कैसे पोटेंशियल डिफरेंस होगा? मेरा भी दिमाग घूम गया था, थोड़ी देर के लिए पागल हो गया था। वोल्ट है ना यहाँ पे, 230 वोल्ट, इसको ये पोटेंशियल डिफरेंस है, यूनिट देख के पहचानना है। चलो कोई बात नहीं, गलती तुरंत पकड़ लिया, अपनी गलती, इसी में तो मजा है, अपनी गलती को तुरंत पकड़ लो। Okay, an electric kettle is rated at 230 volt. Means when this electric kettle is connected at a potential difference of 230 volt, it consumes a power of 1000 watt. वही चीज तो जो मैंने अभी भी बल्ब के लिए लिखा था, वही मैंने बोल दिया। Okay, what is the resistance of this of its element when it is in use? मतलब कि R का वैल्यू निकालना है। R अभी अभी हमने पढ़ा कि क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन पी, वी स्क्वायर अपॉन पी। तो इसको यहाँ यूज करेंगे। गिवन क्या क्या है? गिवन है वी दिया हुआ है 230 वोल्ट, और क्या दिया हुआ है? पावर दिया हुआ है 1000 वॉट। तो हम आर निकाल लेंगे, वी स्क्वायर अपॉन पी, जल्दी करो भाई। 230 इंटू 230 डिवाइडेड बाई 1000, इसको सॉल्व करो, ये 0 0
यहाँ 0 0 कट गया, तो 23 × 23 कितना होता है? 529 होता है ना, 23² 529। और नीचे हमारा 10 है, तो क्या हो जाएगा? 5 to 0.9 ओम, आर का यूनिट ओम होता है। सिंपल सी बात है। व्हाट इज द सेफ वैल्यू ऑफ करंट दैट कैन पास? आई का निकालना। आई इज P/V, अभी अभी पढ़ा ना, P/V कहाँ पढ़ा? अरे यहाँ पीछे पढ़ा, बार बार पीछे देखने की जरूरत, पीछे तो देखो। एक मीम था ना, आई इज इक्वल टू P/V, तो ये पीछे देख लिया हमने, P/V। पी का वैल्यू क्या है? 1000। वी है 230। कट कुट करो, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आता काटने में, लेकिन करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करोगे, बुक से आंसर देख के मैं बोल रहा हूँ 4.35 एम्पियर आएगा। अब मैंने सॉल्व नहीं किया, बुक से देख लिया, लेकिन तुम्हें सॉल्व करना है। 100/23 करोगे 4.35 आएगा। भाई मैथ्स है, इसमें फिजिक्स नहीं है। अच्छा, करंट का यूनिट है एम्पियर, सेफली पुट करना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अ 6 वोल्ट 12 watt लैम्प इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ अ रेजिस्टर आर एंड सोर्स ऑफ वोल्टेज वी। मतलब इसका फिगर हम कुछ इस तरह से बनाएं तो बड़ा सिंपल सा फिगर है। देर इज अ रेजिस्टर आर और उसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है एक लैम्प। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है? कुछ और बोल रहा है क्या? नहीं बोल रहा है। एंड इट इज कनेक्टेड अक्रॉस अ वोल्टेज सोर्स ऑफ 12 वोल्ट। हम स्विच भी बना देते हैं। सो यहाँ 12 वोल्ट का हमने एक बैटरी लगा दिया है। आर है इस रेजिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, इस रेजिस्टर को जो हमने लगाया है इस लैंप के पहले। हालांकि लैंप का रेजिस्टेंस आर नहीं है, क्योंकि क्लियरली लिख रहा है कि इन सीरीज विद अ रेजिस्टर आर, दिस लैंप इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टर आर। तो ये आर जो रेजिस्टर है वो अलग है लैंप से। लैंप का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको आर डैश से हम डिनोट कर रहे हैं। कर सकते हैं? ओके, वेरी गुड, दिस इज द सिनेरियो। हमें कितना करंट फ्लो कर रहा है वो सर्किट में वो हम निकाल सकते हैं, सेफ करंट, क्योंकि हमें रेटिंग पता है, वो सब हम कर सकते हैं। ऑलराइट, ओके। नाउ यू सी द फर्स्ट क्वेश्चन दैट दे हैव आस्क्ड इज व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस रेजिस्टर आर। देखो, ये रेजिस्टर कनेक्ट करने का यही उद्देश्य होगा कि ये करंट को, सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको वो कंट्रोल करे, यानी कम कर दे। इफ दिस आर वुड नॉट हैव बीन देयर, देन करंट बहुत ज्यादा फ्लो कर जाएगा एंड ये लैंप फ्यूज कर जाएगा, क्योंकि लैंप हो सकता है कि उतना ज्यादा करंट को परमिट ना करे जितना ये आर के न होने से फ्लो करेगा। तो इस आर के होने से सर्किट में सीरीज में लगा देंगे आर, तो क्या होगा? द रेजिस्टेंस इन द सर्किट विल इंक्रीज, एज अ रिजल्ट द करंट इन द सर्किट विल डिक्रीज एंड सेफ करंट विल फ्लो थ्रू दिस लैंप विल नॉट गेट फ्यूज्ड। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो ये आर लगाने का उद्देश्य यही है कि इट reduces the current in the circuit to the safe value for the lamp. Okay, the purpose of R is, the purpose, यही तो पूछ रहा है फर्स्ट पार्ट में, the purpose of the resistor R is to reduce the current to the safe value for the lamp। एकदम सिंपल। अब वो करंट कितना होगा वो हम निकाल सकते हैं कैसे? कैसे निकाल सकते हैं? यही ना, आई इस रेजिस्टर से फ्लो करेगा और इस आर डैश से भी फ्लो करेगा। तो हम तो इस आर डैश को निकाल सकते हैं कि नहीं, आर डैश को। और हम वैसे भी हम सेफ करंट का वैल्यू इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। रेटिंग जब भी दिया हुआ होता है हम आई का वैल्यू निकाल सकते हैं P/V करके। P का वैल्यू भी पता है हमें लैंप का, और V का वैल्यू भी पता है। तो इस लैंप से कितना करंट गुजरेगा, सेफ करंट, वो हम निकाल सकते हैं। द सेफ करंट इज ओनली आई, इजंट इट? तो हम सबसे पहले तो हम इस आई को निकालेंगे। हालांकि हमें निकालना क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर आर। इस आर का वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन उसके लिए मुझे इस आई की जरूरत पड़ेगी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल फाइंड सेफ करंट, बिकॉज विदाउट फाइंडिंग सेफ करंट आई कैनॉट फाइंड दिस आर। ओके, तो सेफ करंट इज आई इज P/V। P कितना है चिल्ड्रन? 12 वॉट एंड 6 वोल्ट। ये नीचे V लिख दिया, 2 से कट जाएगा। सो 2 एम्पियर करंट फ्लो करेगा, यानी ये जो I है ये 2 एम्पियर है। दिस 2 एम्पियर विल पास थ्रू आर एंड ऑल्सो थ्रू आर डैश। अच्छा, ये आर डैश का वैल्यू हम निकाल सकते हैं। आर डैश क्या है? आर डैश अप्लायंस का रेजिस्टेंस है। आर इज नॉट द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस, है ना? क्लियर है ना फिगर से? आर डैश इज द रेजिस्टेंस ऑफ द अप्लायंस। अप्लायंस मींस लैंप। तो रेजिस्टेंस ऑफ द लैंप
जिसको हम आर डैश बोल रहे हैं। और रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प या अप्लायंस निकालने का फॉर्मूला रेटिंग से हमें पता है वी स्क्वायर अपॉन पी, अभी अभी पढ़ा था। वी पता है 6, तो वी स्क्वायर है 6 × 6, नीचे 12, 2 6 जार 6, 2 जार 12, 2 3 जार 6, तो 3 ओम आ गया। यानी ये जो आर है, इस लैंप का रेजिस्टेंस की मैं बात कर रहा हूं भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? इस लैंप की रेजिस्टेंस हमें निकल गई 3 ओम। हमें बहुत सारी चीजें पता है कि 12 वोल्ट बैटरी है, करंट है 2 एम्पियर, और टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट अब पता है कि 3 ओम प्लस आर ओम। ये आर तो, ये आर और ये 3 ओम सीरीज में, इसलिए ऐड कर लेंगे। सो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट में हमें अब पता है कितना चिल्ड्रन, यहां लिखते हैं नेक्स्ट पेज में, टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट हमें पता है कितना, आर प्लस वो जो आर डैश, तो मतलब आर प्लस 3 ओम है ना, आर डैश 3 निकल गया। टोटल करंट इन द सर्किट वो भी हमने तो ऑलरेडी निकाल दिया था, टोटल करंट इन द सर्किट कितना था, 2 एम्पियर था ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ 2 एम्पियर था। और पोटेंशियल डिफरेंस वी दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया हुआ है, V इक्वल्स टू आई आर लगाओ, हालांकि आर के जगह आर प्लस आर डैश होगा ना, टोटल रेजिस्टेंस होता है आर, तो आर इज आर प्लस आर डैश, ओम्स लॉ ही है, V इक्वल्स टू आई आर ही है, आर की जगह हमने ये आर आर प्लस आर डैश लिखा है ना, टोटल रेजिस्टेंस। तो V इज 12, I इज 2, आर प्लस आर डैश इज आर प्लस 3, 2 6 जार 12, यानी 6 इज इक्वल टू आर प्लस 3, यानी आर इज इक्वल टू 6 - 3, यानी 3 ओम। ये आर की वैल्यू हमें आ गई, ये पार्ट बी में हमें निकालना था, जो हमने निकाल दिया। ओके, थर्ड इज व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, वो तो निकाल ही दिया है भाई, कब कब हमने निकाल दिया, अब अभी पूछ रहा है, बताओ। करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, सो ये लिख लेना, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ओके, मेरा हैंड राइटिंग फास्ट लिख रहा हूँ ना, गंदा, तुम लोग अच्छे से लिखना। ओके, a current of 2 ampere is passed through a coil of resistance, इसको नीचे कर दो, हाँ अब अच्छा लग रहा है। अ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पास्ड थ्रू अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 75 ओम फॉर 2 मिनट्स, ठीक है, अच्छी बात है। 75 ओम का कोई कॉइल है इतने रेजिस्टेंस का, उस रेजिस्टेंस से हमने 2 एम्पियर करंट को फ्लो किया, फ्लो करवाया कितने टाइम के लिए, 2 मिनट्स के लिए। सो व्हाट आर द थिंग्स गिवन चिल्ड्रेन, current is given 2 ampere, okay, resistance of the coil is given 75 ohm and time is given 2 minutes। अब इसको क्या करो ना, क्या करो, इस मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 1 मिनट इज 60 सेकेंड्स, सो इसको 120 सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दो, 2 × 60, ठीक है। क्यों हमने किया, क्योंकि हमने करंट भी एसआई यूनिट में, आर भी एसआई यूनिट में, टी को भी एसआई यूनिट में कर दो, तो हमें जो एनर्जी मिलेगा ना वो जूल में मिलेगा। वही निकालना है, हाउ मच हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। अभी अभी हमने हीट का फॉर्मूला पढ़ा था ना, I²RT, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, या H = H I²RT। वैसे कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो एनर्जी का, देखो सेम आंसर आएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ I²RT ही लगाना है, तुम एनर्जी का ना कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पर। ये जो मैंने बताया है, कहाँ गया भाई, ये I²RT, VIT, V²T/R, कुछ भी लगाओ भाई, अगर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है तो सेम आंसर ही आएगा, इससे टेंशन मत लो, हाँ यही लगाना है, ऐसा नहीं है, कुछ भी लगाओ तो। ओके, I²RT, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन में आई है, आर है, टी है, तो I²RT ना चूज करेंगे, जो फॉर्मूला लगा सकते हैं इजीली, जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उससे, तो उसी को चूज करेंगे। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हमेशा हीट के लिए I²RT ही लगाना है, बाकी सारे फॉर्मूलाज भी अगर उनके वैल्यूज गिवन है तुम यूज कर सकते हो। ओके, I² मीन्स 2² × R इज 75 ओम एंड टी इज 120 से, तो इसको सॉल्व करोगे तो जितने भी आएगा वो जूल्स में आएगा। अब मैं तो सॉल्व नहीं करने वाला, 2² × 75 × 120, कर लो ना, कर लो, कर सकते हो ना, बहुत ही सिंपल है। ओके, तो ये आंसर आएगा 36,000 जूल्स। चलो बता ही दिया, करके देखो, इतना ही आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो गलत है, तुम्हारा गलत है। हाउ मच चार्ज इज पास्ड थ्रू द रेजिस्टेंस, मीन्स क्यू निकालना है, चार्ज थ्रू द रेजिस्टेंस। अब क्यू कैसे निकालेंगे, अरे भाई यहाँ देखो कि सारे फॉर्मूलाज है उपस्थित। क्यू इज W/V, है ना, लिख सकते हैं W/V। तो W/V यहाँ कहाँ गया, हाँ W/V, W क्या है, W इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी, या
हीट एनर्जी, एनर्जी है तो यही ना, एनर्जी निकाला तुमने। 336,000 अभी भी निकाला। वी क्या है? वी दिया हुआ है, कहाँ दिया हुआ है? ओके, वी नहीं दिया हुआ है तो आई आर कर लो ना, क्या फर्क पड़ता है? वी इक्वल्स टू आई आर होता है कि नहीं होता है? तो फॉर्मूला को लिखने से, वैल्यू को लिखने से पहले इसको फॉर्मूला कर लो। तो लिख सकते हैं ना इसको ऐसे, W के जगह W, V के जगह आई आर लिख दिया, तो W के जगह अब लिखो 36000। आई के प्लेस पर 2 एम्पियर है, आर के प्लेस पे 75। अब कौन रोकेगा तुमको? कोई है किसी का हिम्मत? 240 आएगा, आंसर होगा कूलम में, बिकॉज चार्ज का ऐसे यूनिट कूलम में होता है। सिंपल है, बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अ गीजर इज रेटेड 1500 वॉट 250 वोल्ट, मतलब व्हेन दिस गीजर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट सप्लाई, इट कंज्यूम्स अ पावर ऑफ 1500 वॉट, यही इसका मीनिंग है। ठीक है, द गीजर इज कनेक्टेड टू 250 वोल्ट मेन्स, अच्छी बात है। कैलकुलेट द करंट ड्रॉन, यानी सेफ करंट निकालना है, निकाल सकते हो P अपॉन V करके, अभी अभी किया था। 1500 डिवाइडेड बाई 250, काटो इधर इधर, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 25 6 जा 36 एम्पियर आ गया। कुछ नहीं है, एकदम हलवा पूरी। और ये बहुत बोर्ड्स में भी पूछता है, इजी है लेकिन बोर्ड्स में पूछता है, इसीलिए तो मजा भी आता है। एनर्जी कंज्यूम्ड इन 50 आवर्स, देखो यहाँ आवर्स में जब बोला है ना, तब एक चीज का केयरफुल रहना। जब भी टाइम आवर्स में दिया हुआ एनर्जी निकालना है, तुम उस एनर्जी को कमर्शियल यूनिट में निकालना, क्योंकि कमर्शियल यूनिट में, देखो मैंने अभी भी बताया था कि कमर्शियल यूनिट में जो टाइम का यूनिट होता है वो आवर में होता है, आवर में होता है। एंड यू शुड गिव योर आंसर कमर्शियल यूनिट में, या जो आंसर दोगे वो किलोवाट आवर में देना। मैंने बताया ना कि इंडिया में किलोवाट आवर चलता है। ओके, सो टाइम का यूनिट आवर में है, तो तुम भी किलोवाट आवर में एनर्जी का यूनिट देना, तो आवर को आवर ही रहना दो, यू डोंट हैव टू कन्वर्ट इट टू सेकेंड्स। ओके, अगर कर दिया सर कन्वर्ट तो क्या हो जाएगा? मार्क्स कट जाएगा। मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन वो सही चीज नहीं है। ओके, सही चीज नहीं है। तो सही चीज क्या है ना, कि जब भी आवर में टाइम दिया हुआ है और एनर्जी कैलकुलेट करने बोल रहा है, यू शुड इमीडिएटली अंडरस्टैंड कि वो कमर्शियल यूनिट का यूनिट में आंसर चाहता है। ओके, तो हमारे पास टाइम कितना है चिल्ड्रन? 50 आवर्स, ये दिया हुआ है। ओके, और पावर हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है 1500 वॉट, लेकिन हमें आंसर वॉट आवर में नहीं देना है, किलो वॉट आवर में देना चाहिए। इसलिए इस वॉट को पहले तो किलो वॉट में कन्वर्ट कर लो। तो जानते हो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करते हैं, वॉट को किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। 1000 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा चिल्ड्रन? 1.5 किलोवाट, है ना? यहाँ डेसिमल इधर आ जाएगा ना, 1 के बाद 1.5 किलोवाट। तो हमारा पावर किलोवाट में है, टाइम आवर में है। तो एनर्जी जब हम निकालेंगे, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इंटू टाइम, होता है ना, पावर इंटू टाइम, बिकॉज पावर इज वर्क डन बाई टाइम। तो एनर्जी की जगह डब्ल्यू लिखो, क्योंकि पावर को हम W/T बोलते हैं, तो W इज पावर इंटू टाइम होगा, होगा कि नहीं? एनर्जी को ही हम W बोल रहे हैं। पावर पता है 1.5 किलोवाट, टाइम पता है 50 आवर्स, अब मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? क्या आएगा? 75 आएगा। ओके, 75, 1.5 इंटू 50 इज 75, और यूनिट है किलोवाट आवर। नंबर 3 बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ एनर्जी, टोटल कॉस्ट ऑफ एनर्जी निकालना है, कंज्यूम्ड एट 4.2 पर किलोवाट आवर। अच्छा, 1 किलोवाट आवर का दाम है 4.20 रुपीज, तो हमें टोटल कॉस्ट निकालना है। हमारा टोटल किलोवाट आवर कितना है? 75 किलोवाट आवर। एक चीज मैं इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, कई बार यहाँ पर किलोवाट आवर न लिखकर पर यूनिट लिखा हुआ रहता है। तुम्हें टेंशन नहीं लेना, घबराना नहीं है। पर यूनिट मींस पर किलोवाट आवर, सेम मीनिंग है, सेम मीनिंग है। ओके, सो इवन इफ दे राइट पर यूनिट, इट इज सेम एज पर किलोवाट आवर। ओके, सो 1 किलोवाट आवर कॉस्ट 4.20 रुपीज, सो टोटल कॉस्ट हो जाएगा हमारा 75 किलोवाट आवर इंटू, इसका निकाल रहे हैं ना, इंटू 4.20 करेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा, जो कि तुम्हारा 315 आएगा। इजी। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे हाउस होल्ड सर्किट्स, जो कि इसी चैप्टर का पार्ट है एक्चुअली, करंट इलेक्ट्रिसिटी। और उसके बाद फिर हम आगे के चैप्टर्स करेंगे। मजा आया? अच्छा लगा? पढ़ाई करो भाई, टेंशन मत लो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट।